हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी कविता है 12 मासा, इसकी आसान व्याख्या करवाने वाला हूं। जो न्यू सेशन के स्टूडेंट्स हैं 2024-25 के, जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो है और इजी समरी होगी और फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है, तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज कर लें। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ये ज्वाइन करने के बाद आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे जो पीडीएफ्स हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो आज की जो कविता है इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ये मलिक मोहम्मद जी की फ़ोटो आपके सामने है जो आप देख पा रहे हो, इन्होंने ही इसको लिखा है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो 12 मासा कविता है वो मलिक मोहम्मद जायसी का एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है, पद्मावत। पद्मावत के ऊपर पूरी मूवी भी बनी थी, पद्मावती। तो पद्मावत जो महाकाव्य है उसमें जो रानी नागमती का वियोग खंड है उसके बारे में बताया जा रहा है। रानी नागमती जब अपने जो राजा से दूर थी तो वो जो वियोग में जो परेशान हो रही थी, जो इसमें रानी है उसका नाम है नागमती, राजा है उसका नाम है रत्नसेन। तो इन दोनों की जो जुदाई है, जो ये अलग हो रखे थे और जो वो परेशानियां फेस करी हैं रानी नागमती ने, वो हम पढ़ेंगे। तो इस पूरे अंश में साल के अलग अलग महीनों में नागमती की स्थिति कैसी थी वो बताई गई है। जैसे जनवरी, फरवरी, सितंबर, अक्टूबर का जो महीना होता है ना, ऐसे ही हिंदी भाषा, जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें ना महीनों के नाम अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है 4 महीनों में, यानी कि 4 अलग अलग काव्यांश दिए गए होंगे। हर काव्यांश में एक अलग महीना होगा। तो पहले महीने में कैसी हालत है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कैसी हालत है, ये आपको हर काव्यांश में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको भारत के अंदर जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग जो महीनों के नाम है वो बता देता हूँ। सबसे पहले चैत्र का महीना, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण का मास या सावन का महीना, फिर आता है भाद्रपद मास या भादो का महीना, फिर आता है आश्विन मास या कुआर, या फिर आता है कार्तिक मास, 9वां है मार्गशीर्ष मास या अगहन का मास, 10वां है पौष का मास, 11वां है माघ मास, 12वां है फाल्गुन का महीना या फागुन का महीना। तो अब ये पूरे महीनों के नाम आप सभी के सामने दिए गए हैं। आपको ये सारे याद नहीं रखने, आपको कौन कौन से याद रखने हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आप ठीक है, ध्यान से देखना। अगन का महीना जो साल का 9वां महीना होता है, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये सितंबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद पूस का महीना जो अगन के जस्ट बाद आता है, यानी कि अक्टूबर का महीना समझ लो। ठीक है, 9वां और 10वां महीना हो गया। फिर इसके बाद है माघ का महीना। ठीक है, जो उसके बाद है, फिर आता है फागुन का महीना। तो ये आपको 4 महीने पढ़ने हैं। इन 4 महीनों में रानी नागमती की क्या हालत थी वो आपको समझाऊंगा। तो पद्मावत बहुत ही बड़ा महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी का, इसी से ये आपकी कविता उठाई गई है। ठीक है, और इसमें पूरा वियोग के बारे में वर्णन है कि वो जब दूर थी, जब अलग थी अपने पति से, तो वो कैसा फील कर रही है। अघन देवस घटा निसी बाड़ी, दूभर दुख से जाई किमी काढ़ी, तो यहां से लेकर तेहिक धुआं हम लाग। ये पूरा का पूरा आपका काव्यांश है। ठीक है, ये अघन से याद रख लेना, पहचानना है ना, महीने का नाम याद रख लेना, समझ आ जाएगा कौन से काव्यांश की बात हो रही है। तो अघन के महीने में अब आपको बताता हूं कि क्या हाल था। तो देखो, सबसे पहले संदर्भ में कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, कविता है 12 मासा, और प्रसंग में आप लिखोगे ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता 12 मासा से ली गई हैं। सिंपल है, वही डिटेल भर देनी है जो ये कविता का नाम है। इस खंड के अंदर जो राजा रत्नसेन हैं उनसे जब वो रानी नागमती दूर हो गई थी वो बताया गया है, और उसी को अब हम समझेंगे। सेम प्रसंग हर उसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, तो अघन का महीना कौन सा है भाई, अघन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, तो अघन का महीना जो है वो अगर हम यहाँ पे नजर डालेंगे तो हम वो देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, 9वां महीना। ठीक है, 9वां महीना मार्गशीर्ष मास या अघन, ये देखो इसके 2 नाम है, मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल नहीं रहा था, ये छुपा हुआ था। देखो ये है अघन, 9वां महीना। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अगन का महीना मीन्स जो सितंबर का महीना है। ठीक है, 9वां महीना। इस महीने के आते ही दिन घट जाते हैं, रातें लंबी होने लगती हैं, धीरे धीरे थोड़ी सर्दियां आने लगती हैं,
और ये बिछड़ने का दुख और ज़्यादा असहनीय हो जाता है ना। जब आपके दिन छोटे हो जाएं, रातें काटनी मुश्किल होती हैं, दिन तो कट जाता है। अब रात लंबी होने लगी है तो भाई अब रानी नागमती को और दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अब पति के वियोग में दिन भी रात की तरह कष्टदायी होने लगा है, दिन रात कष्ट हो रहा है। और जो विरह की अग्नि है, जो दूर, विरह का मतलब होता है अलग होना, जो अलग होने की जो आग है, जो अग्नि है, वो और ज़्यादा जो है भड़कने लगी है, नागमती को एक दिए की बाती की तरह जला रही है। यानी कि ये दूर होने की जो आग है ना, ये बहुत खराब है। तो इस दर्द भरी सर्दी में नागमती का दिल जो है वो पति के वियोग में कांपने लगा है, यानी कि वो अपने पति के साथ मिलना चाहती है। और ये सर्दी उन पर असर नहीं करती जो अपने प्रियतम के साथ हैं या जिनके जीवन साथी उनके साथ हैं। ये जो महीना है, इसमें अगर आपका प्रियतम आपके साथ है ना, तो आपको इतना महसूस नहीं होगा, ये कष्ट नहीं होगा इस मौसम में। लेकिन अगर आपके साथ नहीं है तो भाई फिर तो आपको अकेले बहुत दिक्कत होगी। तो सिंगल्स कैन अंडरस्टैंड। तो पूरे घर में सर्दी से बचने के लिए कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन नागमती कहती है कि मेरा रूप सौंदर्य तो मेरे प्रिय अपने साथ ले गए। सभी लोग सर्दी से बचने के कपड़े, है ना, वो मतलब बुनाई वगैरह का काम चल रहा है। नागमती ये कहती है कि भाई मेरा रूप, मेरा श्रृंगार किसको दिखाऊंगी, मेरे पति तो है ही नहीं, ठीक है, मेरे रूप, मेरा सौंदर्य तो मेरा पति ले गया अपने साथ। तो एक बार जब से वो गए हैं उसके बाद वो पलट कर वापिस नहीं आए। अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई या सौभाग्य हुआ तो वो वापस आते हैं तो मेरा रंग रूप मुझे वापस मिल जाएगा, अन्यथा मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। मेरे को अब कोई शौक नहीं रहा सजने धजने का। जगह जगह सर्दी से बचने के लिए आग लगाई जा रही है, लेकिन उसके मन और उसके तन को तो विरह की अग्नि जला रही है ना। देख रहे हो आप वर्ड कैसे हैं कि लोग अपने हाथ सेकने के लिए आग जला रहे हैं, सर्दी आने वाली है। वो कह रही है मुझे तो विरह की अग्नि नहीं जला दिया है, मुझे आग की क्या जरूरत है। तो मेरे तन मन को राख कर रही है ये दूरियां। शायद मेरा ये दुख मेरा प्रियतम नहीं जानता, क्योंकि राजा को कैसे पता चलेगा, मोबाइल तो था नहीं उस टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा दुखी है। शायद तभी तो इस अग्नि में मेरा रंग और रूप और यौवन सब भस्म हो रहा है। जो मेरी जवानी है, जो मेरा रंग, मेरा रूप, सब का सब भस्म हो जाएगा, एकदम राख बन जाएगा अगर वो राजा वापस नहीं आया। फिर इसके बाद अगला महीना आता है, 10वां महीना, पूस का महीना। अक्टूबर का मंथ आ जाता है यहाँ पे, आप समझ लो, ठीक है। 10वां महीना आ जाता है, तो पूस के महीने से आप याद रख लेना, लिंक कर लेना। ये पूरा काव्यांश याद रखने की जरूरत नहीं है, महीने का नाम याद रखो बस। तो इस महीने में क्या होता है, ठीक है, सेम आप प्रसंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। पूस के महीने में तो सर्दी इतनी अधिक बढ़ गई है कि सूरज के दूर हो जाने से सर्दी और ज्यादा बढ़ चुकी है। सूरज थोड़ी थोड़ा अब दूर जा रहा है और ताप में कमी आ गई है। ताप यानी कि टेम्परेचर जो है वो गिरने लगा है। टेम्परेचर गिरेगा तो ऐसे में शरीर कांपेगा, ठीक है। और ऐसी भयंकर सर्दी में जो आपकी दूरियां हैं वो और तंग करेंगी आपको। नागमती का शरीर और ज्यादा कांपने लगा है और इस सर्दी में उसे ऐसा लगने लगा है कि उसके प्राण ही निकल जाएंगे, इतनी ठंड अब उसको लग रही है। और हे प्रिय, तुम कहाँ हो, मुझे आकर एक बार अपने हृदय से लगा लो, यानी कि अपने आलिंगन में ले लो। मुझे अपने से एक मतलब हक करो, या मतलब जो भी कहते हैं, मतलब आलिंगन में ले लो। और ये सर्दी तभी कम हो पाएगी जब आप आओगे और मुझे हक करोगे, तभी ये सर्दी का इलाज होगा। तो आप मतलब आप तो कहाँ हो, ये मार्ग मुझे पता नहीं है, रास्ता नहीं पता, बहुत लंबा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या। है प्रिय, तुम जल्दी आओ, बस मुझे अपनी बाहों में ले लो। तो जब मैं लेटकर रजाई ओढ़ती हूँ तो वह भी बहुत ठंडी लगती है और कष्ट देती है। ऐसा लगता है मानो पूरा बिस्तर ही बर्फ में डूब कर हिमालय की तरह ठंडा और बर्फीला हो गया है। यानी कि सर्दी में बचने का एकमात्र उपाय है प्रिय से मिलन। यानी कि वो बस ये कहना चाह रही है कि भाई बस आप आ जाओ, बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। चकवा और चकई, देखो ये दो पक्षी हैं, ये श्रापित हैं। इनको केवल श्राप दिया गया है, केवल रात को ही बिछड़ते हैं, इनको श्राप मिला हुआ है, ये रात को एक नहीं रह सकते, ये दिन में एक रहते हैं, रात में अलग हो जाते हैं। तो वो कहती है नागमती, मेरा हाल तो चकवा और चकई से भी खराब हो रखा है, उनको तो रात में बिछड़ने का श्राप मिला हुआ है, मैं तो दिन में भी नहीं मिल पा रही, दिन में भी नहीं मिल रही ना रात में भी मिल रही हूँ। तो कम से कम वो दिन में तो मिलते हैं, उनकी किस्मत में इतना तो है मिलना कि दिन में मिल रहे हैं। मेरी तो हालत खराब हो रही है ठंड के मारे, इस बिछड़न के मारे, आप जल्दी आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लेट्स मूव अहेड। रात होते ही मेरी सखियां भी अपने अपने घर को चली जाती हैं, है ना। सखी सहेलियां भी कब तक दिन में ही रहेंगे भाई, सारी रात तो कोई बैठेगा नहीं आपके साथ। और फिर रानी नागमती अकेली पड़ जाती है भाई। और इस अकेलेपन में, इस भयंकर सर्दी के समय, इस रात में मेरा हाल
ऐसा हो रहा है ये भयंकर सर्दी में जैसे एक कबूतरी का अपने प्रिय से अलग होने पर होता है। इस अकेलेपन में जीना उसके लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। कबूतर कबूतरी भी साथ रहते हैं, वो भी अलग हो जाएं तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में ये अकेलापन, ये बिछड़न बहुत मुश्किल हो रही है। तो ऐसी ऋतु में ये जो मौसम चल रहा है ना, ऐसे में विरह रूपी बाज मुझे अकेली कबूतरी का शिकार समझकर मतलब मेरे को जीने नहीं दे रहे। समझ लो ये जो ठंड है, ये जो बिछड़न है और ये जो विरह है, यानी कि ये जो बिछड़न है, ये बिछड़न क्या है, एक बाज के समान है। बिछड़न क्या है, एक बाज के समान है जो मुझे नोच नोच कर खाना चाहते हैं, मुझे कबूतरी समझ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जीने नहीं दे रही है जुदाई और ना मुझे मरने दे रही है, क्योंकि आपको देखने का इंतजार है। ठीक है, इसके ऊपर एक वो सॉन्ग भी था शायद कुछ ऐसा, कागरे कागरे, अगर आपने सुना हो रॉक स्टार मूवी का, कि चुन चुन खाइयो मांस पिया के प्यासे नैन, यानी कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ पर देखना चाहती हूँ, जिया भी नहीं जा रहा, ऐसा कुछ है। ठीक है, रॉक स्टार मूवी में भी है ये लाइन उस सॉन्ग में। तो इस अग्नि में जलते जलते नागमती का हाल बुरा हो चुका है, यानी कि ये जो विरह की अग्नि है ना, ये अब अत्यंत कष्टदायी है और अब उससे सहा नहीं जा रहा और वो किसी भी तरीके से अपने प्रियतम से मिलना चाहती है। और अगर आगे यहाँ पर आप देखोगे तो इस जुदाई की आग में जलते जलते मेरे शरीर का सारा रक्त आंसू बनकर बह गया है। जो मेरे शरीर का जितना खून है वो आंसू बनकर बाहर बह रहा है और मैं, ऐसा ना हो कि मैं खत्म हो जाऊं, मेरा जो शरीर का मांस है ना वो गल चुका है और ये हड्डियां शंख की तरह खोखली हो चुकी हैं। जो हड्डियां हैं ये शंख की तरह खोखली हो चुकी हैं और मेरा हाल उस मादा सारस की तरह हो गया है जो रो रो कर मर जाती है और केवल पंख ही बच जाते हैं। यानी कि मैं रोते 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 परेशान हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियां जो है वो शंख बन चुकी है, मांस मेरा गल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, लागेव महा परे अब पाला, बिरह काल बहु जड़ काला। अब भाई जाड़ा आ चुका है, यहाँ पे 11वां महीना शुरू होगा। ठीक है, अब हम 11वें महीने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो प्रसंग आप सेम लिख सकते हो। ठीक है, प्रसंग आपका चल जाएगा यही, और व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो अब माघ का महीना आ जाता है। ठीक है, अघन हो गया, पूस हो गया, अब माघ की तरफ चलते हैं। 11वां महीना, माघ महीने के लगते ही पाला पड़ने लगता है भाई। अब आंधी तूफान की तरह इसको ये विरह की अग्नि चुभेगी, देखना। तो सुबह सुबह ओस पड़ती है, आप देखोगे ना, धुंध हो जाती है, ओस पड़ती है, ठंड बढ़ जाती है और ज्यादा कपकपाती। तो पति से अलग होने के बाद नागमती को यह कड़ाकेदार सर्दी मौत के समान लग रही है, मानो अगर उसका पति नहीं आया तो मौत हो जाएगी। और इस भयंकर सर्दी के कारण नागमती का जो तन, जो उसकी बॉडी है, वो रूही की तरह, मतलब रूई की तरह, कॉटन की तरह कांप रही है और उसके हृदय में भी वो एक मतलब ऐसी कंपन हो रही है अपने पति से दूर होकर कि बस किसी तरीके से अब तो आ जाओ। इस भयंकर सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय मेरे प्रिय से मेरा मिलन है। अगर मेरा प्रिय मुझसे मिल जाता है तो मैं इस सर्दी से बच जाऊंगी, अन्यथा मेरा बचना अब मुश्किल है, वो कह रही है। और प्रिय से अगर मैं मिलती हूं तो वो इस भयंकर सर्दी में सूरज के ताप के समान होगा। सोचो, आपको बहुत कड़ाकेदार सर्दी में कहीं बिठा रखा है, चारों तरफ ओस है, धुंध है, और आपको कोई आग का ताप दे दे, सूरज आ जाए तो आपको कितना सुकून लगता है ना। ऐसा सूरज के समान सुकून मिलेगा यदि जो वो राजा रतन सेन इससे मिलता है आके। तो आप समझ रहे हो गहराई बात की, क्या इसमें कहना मतलब चाह रही है। तो इस माघ के महीने में फूलों में रस आ जाता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी भावनाओं से भर गया है, मेरे अंदर बहुत इमोशंस हैं। वह अपने पति को भंवर बनकर आने को कहती है मैं फूल हूं, मेरे अंदर रस है, आप भंवर बनकर आओ और इस रस को चूसो। ठीक है, यानी कि वो मेरे दिल के जो इमोशंस हैं उसको समझो। और पति से बिछड़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे मानो बादलों से बरसात हो रही हो, और यह आंसू नागमती द्वारा पहने गए वस्त्रों को भी गीला कर रहे हैं, रो रो कर नागमती के कपड़े भीग रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे, कपड़े भीग रहे हैं। तो आंखों से गिरने वाली बूंदें ओले की तरह गिर रही हैं, और इस भीषण सर्दी में जो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उनकी बूंदें वो ओले के समान मतलब लग रही हैं। जब वो आंखों से आंसू टपक रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मानो ओले गिर रहे हो और वो शरीर को चुभ रहा है। और जब हवा चलती है तो मानो ये जो आग लगी हुई है बिछड़न की, ये और तेज हो जाती है। यानी कि जितनी तेज हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और बिछड़न की आग बढ़ती जा रही है। और पति से बिछड़ने के बाद से नागमती ना तो श्रृंगार करती है, ना तो वो किसी प्रकार के आभूषण पहनती है, कोई ज्वेलरी, कोई मेकअप, कोई श्रृंगार कुछ भी नहीं कर रही है। और
प्रिय के बिना नागमती का शरीर जुदाई के दुख के कारण कमजोर हो गया है, दुर्बल हो गया है, बेचारी पतली हो गई है बहुत ज्यादा, और तिनके के समान हो गई है, बिल्कुल एकदम पतली एकदम। और इस जुदाई की आग ने उसके शरीर को जला कर रख दिया है, यानी कि इतना ज्यादा वो तंग हो रही है कि वो राख की तरह उसका शरीर उड़ ना जाए राख बनकर, अब ये सहन नहीं हो रहा भाई। लास्ट है फागुन का महीना, फोर्थ मंथ यानी कि 12th महीना है उसके अकॉर्डिंग, तो 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो फागुन का महीना है, तो ये पूरा काव्यांश आप देख लेना, महीने का नाम याद रख लो, बहुत है, आपको इसी से याद आ जाएगा। फागुन के महीने में क्या होता है, प्रसंग वही रहेगा। अब देखो, नागमती कहती है कि भाई फागुन का महीना आ गया है, जब हवा जब बहुत तेजी से बहती है तो हवा के झोंकों से ठंड से होने वाला कष्ट और बढ़ जाता है। फागुन के महीने में क्या है भाई, अब हवाएं तेज हो जाती हैं और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, और होगा क्या यहाँ पे हम समझते हैं कि नागमती कहती है कि उसका शरीर विरह वेदना के कारण पीले पत्ते की तरह पीला पड़ गया है। जैसे पत्ता होता है ना जब पीला पड़ जाता है, तो सेम इसी तरीके से उसका शरीर भी जो है ना वो पीला पड़ चुका है। जिस तरीके से तेज हवाओं के कारण पेड़ों के पीले पत्ते हिलते रहते हैं, वैसे ही उसका शरीर भी विरह के कारण कांप रहा है। जैसे वो पत्ते हिलते 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 खराब होके गिर जाते हैं, वैसे ही समझो इसका शरीर भी कुछ उसी तरीके से अटका पड़ा है। नागमती कहती है कि पतझड़ के बाद पेड़ों में नई नई कोपलें आती हैं, है ना, नए नए फूल वगैरह निकलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, और सभी पेड़ आनंद में झूमते दिखाई देते हैं। भाई पतझड़ के बाद का जो सीन होता है, तो लेकिन उसके मन को ये सब पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब उसके दुख और उदासी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। क्योंकि जब नई नई चीज़ें वो अपने आसपास होते हुए देख रही हैं, पर उसके साथ वही पुरानी, वही जुदाई, वही दूरियां और वही दुख चल रहा है, तो उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। गाँव में सभी स्त्रियां मिलजुल कर नाच गा रही हैं, होली का टाइम आने वाला है, और नागमती को ऐसा लगता है कि ये होली की आग उसके हृदय में जल रही है, जो उसके तन मन को जला रही है। कहती मैं होली की क्या आग लगाऊं, मेरे तो दिल में आग लगी हुई है, मैं इतनी टाइम से ये आग को झेल रही हूँ, अभी भी इस अंतिम समय में मेरे प्रिय को वापस कोई बुला दो। वो कहती है अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी भी हूँ, उसको कोई बुला दो, और इस समय मैं मरनासन अवस्था में हूँ, अब अगर वो नहीं आए ना तो अब मैं मर जाऊंगी, परंतु इस समय भी मुझे इस वीर अग्नि में भी इस वेदना से जलने में कोई कलेश नहीं होगा, क्योंकि उनके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। यानी कि अगर मैं मर भी जाती हूँ तो उनको एक बार बुला लेना, कि मैं फिर भी राख बनकर भी उनका दर्शन करना चाहती हूँ, ठीक है। और रात दिन मैं अपने मन में यही सोचती हूँ कि मेरा ये शरीर किसी भी प्रकार मेरे प्रिय के काम आ जाए, कि मेरा ये शरीर ऐसे ही वेस्ट ना हो, मेरे प्रिय के काम आए। नागमती पवन से, हवाओं से कह रही है कि मेरे शरीर को मरने के बाद अगर मैं राख बन जाती हूँ ना, तो इस राख को उड़ाकर मेरे प्रिय के मार्ग में बिछा देना, जहां मेरा प्रिय जा रहा होगा वो राख को वहां जाके उड़ा के ले जाइयो, और वो राख को जब वो ऊपर तार के आगे बढ़ेगा तो समझो मेरा कांटेक्ट हो जाएगा मेरे प्रिया से, और मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये कविता खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपना फीडबैक लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।